अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोगली पंजानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। ये वीडियो इसकी स्पीड भी मैंने फास्ट की हुई होती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंटरेस्ट स्पैन कम होता है। लोग वीडियो जो है बहुत जल्दी देखने के कोशिश करते हैं, कोशा होते हैं कि जल्दी से वीडियो जो है वो ख़त्म हो जाए। और इस वीडियो में जो है वो मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके डेटा ड्रिवन बात की जाए। जितना डेटा आप क्लोजली देखेंगे, इसको मैंने पूरा एक्सट्रैक्ट किया होता है। स्टॉक मार्केट की जितनी भी वेबसाइट है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी इंपॉर्टेंट रेशियो है, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है और एक प्रेजेंटेशन के सूरत में आप लोग के साथ शेयर किया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे मेरी भी रीडिंग अच्छी हो, स्टॉक मार्केट को जज करने में, स्क्रिप्ट को समझने में मेरी भी रीडिंग अच्छी हो और आपकी भी रीडिंग अच्छी हो। ये एक तरह का होमवर्क है ताकि कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट आपको पिच की जा रही होती है सोशल मीडिया के थ्रू या आपके डीलर के थ्रू, वो आपको स्क्रिप्ट अगर पिच की जा रही हो तो आपको अंदाज़ा हो कि पीछे पसे पर्दा क्या चल रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले फीपीलीपी डेटा की बात कर लें तो देखें तो गोरे ने जो है वो सेलिंग की है, लोकल की बाइंग है। लोकल में अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स की सबसे बड़ी बाइंग है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी बाइंग पे बैठ गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। सेलिंग साइड पर अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड की सेलिंग है। जैसे मैंने कहा, आपको पास्ट वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड जो है वो कभी भी इसमें रिडेम्पशन आता है, पैसा रिडीम होता है और इस बना पर सेलिंग विटनेस होती है और मार्केट में एक प्रेशर विटनेस होता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इसका पूरा तफसीली डेटा शेयर कर दूँ तो म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है, इंडिविजुअल ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है। गोरे ने सीमेंट में सेलिंग की है, गोरे ने टेक्सटाइल कॉम्पोजिट में सेलिंग की है, इंडिविजुअल ने सीमेंट में बाइंग की है, म्यूचुअल फंड ने कमर्शियल बैंक में सेलिंग की है, इंडिविजुअल्स ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ सबसे पहले सुई नॉर्दर्न का डेटा शेयर कर दूं और सुई नॉर्दर्न का डेटा शेयर करने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये तखमीना लगाया जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी इसमें बाइंग पे बैठा हुआ है। मेरे सोर्स के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सुई नॉर्दर्न में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। तो उसके फंडामेंटल्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं, जो कि थर्ड क्वार्टर की इसकी अर्निंग 15 रुपये 92 पैसे की है। इसका पी रेशियो 4.66 का है। बुक वैल्यू इसकी 124 रुपये 31 पैसे की है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू इसकी 142 रुपये 77 पैसे की है। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा कर्जे में है। मंथली आरएसआई अगर हम देखें तो 50.86 का है। मंथली सपोर्ट 93.78 का है। मंथली पिवट 115.74 का है। तो उसको पिवट के करीब आना है और पिवट के करीब आने की सलाहियत रखता है। मंथली रेजिस्टेंस है वो उसका 137 रुपये 70 पैसे का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ वैल्यूएशन शेयर कर दूं। जो डे रेंज बनी है जुम्मे के दिन, वो उसमें जो लो बना है 1,70,254 का, हाई बना है 1,72,102 का। वीकली रेंज अगर हम देखें तो लो बना है 1,69,790 का और हाई बना है 1,74,171 का। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,61,613 का लो बना है और 1,74,171 का हाई बना है। तो पिछली वीडियो से आप कंपैरेटिवली इस वैल्यूएशन को देखेंगे तो आपको समझ में आना शुरू होगा कि इंडेक्स स्लोली ग्रेजुअली ऊपर के लेवल दिखाना शुरू कर रहा है, जो कि एक बुलिश मोमेंटम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। पी रेशो अगर हम देखें तो 9.31 का है। एक्सपेक्टेड पी रेशो 8.56 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो सेक्टर्स हैं उनके पी रेशो शेयर कर रहा हूं। तो KSE 100 इंडेक्स का जिसे हमने पी रेशो शेयर किया कि 9.31 का है। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स अगर हम देखें तो 9.62 का है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरी 17.34 का है। केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 22.49 का है। सीमेंट 9.50 का है। केमिकल 13.68 का है। कमर्शियल बैंक 7.20 का है। इंजीनियरिंग फिलहाल नॉन एप्लीकेबल है, आगे बेहतरी मुतवक्के है। फर्टिलाइजर 9.61 का है। फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 20.54 का है। ग्लास एंड सिरेमिक्स 7.83 का है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 8.46 का है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 9.49। पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग 552.94, लेकिन आगे बहुत सिग्निफिकेंट बेहतरी है इसमें और पेपर बोर्ड जो है इस बार चल सकता है। जो रैली बनेगी इस पर पेपर बोर्ड में हम एक अग्रेसिव रिटर्न देख सकते हैं। इसका जो एक्सपेक्टेड पी रेशो है 25.31 का है। फार्मास्यूटिकल 15.52 का है। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 11.21 का है। रिफाइनरी नॉन एप्लीकेबल है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। वंस अगेन सिनर्जी, इसमें बहुत गुंजाइश है और ये तकरीबन डबल हो सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है। और जो आपका यूरो 5 के तर्ज के जो प्रोडक्ट बनाने हैं तो सिनर्जी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि वो सब यानी सर फहरिस्त हो। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो 40.41 का इसका पी रेशो चल रहा है। टेक्सटाइल कंपोजिट 9.99, टोबैको 14.20,
ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, आप लोग के साथ वेटेज शेयर कर दूं तो ये वेटेज का डेटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ ये KC 100 इंडेक्स के टॉप 15-10 कंपनीज़ में ही अगर आप काम करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। और इन स्क्रिप्ट्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिनका वेटेज बढ़ते जाएगा और जिनका इम्पैक्ट टू रुपी टू इंडेक्स का जो इम्पैक्ट है वो अगर बढ़ता रहेगा तो आप समझे कि इनमें एक अग्रेसिव मूवमेंट है। जैसे मैंने पास कितनी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया कि हबको और एंग्रो होल्डिंग मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और इंडेक्स को जो मूव करने की सलाहियत है वो इस वक्त हबको और एंग्रो होल्डिंग में। बड़े फौजी का अगर हम देखें तो 9.6% इसका करंट इंडेक्स वेटेज है और जो इंडेक्स में पर रुपी यानी अप एंड डाउन होता है तो 27.66 पॉइंट का फ़र्क आता है। UBL अगर हम देखें तो 7.18 है, एंग्रो होल्डिंग 5.18, मीज़ान बैंक 4.52, हबको 4.27, OGDC 4.24, लकी 3.89, HBL 3.47, MCB 3.44, माड़ी 3.20, PPL 3.14, बैंक लबीब 2.90, सिस्टम्स 2.68, ईफर्ट 2.47, नेशनल बैंक 1.93। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो रेंज है वो मैं शेयर कर रहा हूँ तो इस वक्त साइडवेज पर ही है और हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जब तक 1,78,000 को क्रॉस नहीं करता इंडेक्स तब तक इंडेक्स जो है वो साइडवेज पर ही रहेगा। और अभी जो साइडवेज का रेंज है वो उस मुताबिक है। सपोर्ट 1,50,295 का है, रेजिस्टेंस 1,78,423 का है, RSI 54.36 का है। मैकडी हमें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी बता रहा है। जो नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड होगा और इसका सपोर्ट 1,78,423 का होगा और रेजिस्टेंस 1,95,801 का होगा। नाज़रीन, आप लोग के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ग्राफ शेयर कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि साइडवेज पे ही चीज़ें चल रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है और मार्केट ने बहुत बार अपने जो कैंडल्स हैं वो पहले गैप था तो गैप को भी फिल करते हुए अच्छे हेल्दी कैंडल्स बनाए हैं जिनका स्टमक है, पेट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। अब जो है मार्केट ने अपने साइडवेज का प्रोसीजर तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। एक पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए जिसमें से हो सकता है कि हमारे जो इस वक्त मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो ईरान के दौरे पर हैं तो 48 घंटे से लेके जो 72 घंटे हैं उसमें कोई एक पॉजिटिव खबर आ जाए। इसके अलावा बजट भी है तो बजट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए इंडेक्स को मूव करने के लिए। और ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने बनाया है तो उसका जो सपोर्ट है 1,63,000 पर है और रेजिस्टेंस बन रहा है 1,75,000 के करीब। तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड जो बन सकता है इंडेक्स का, जो इंडेक्स नया हाई बना सकता है वो 1,87,000 के करीब वक्ती तौर पे बना सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा बैरियर 1,78,000 का है। नाज़रीन, बजट की बात कर लें तो बजट जो है वो हम तवक्का कर रहे हैं 10 जून को बजट अनाउंस होगा, बुध का दिन होगा। इकोनॉमी सर्वे उसकी रिपोर्ट है वो 9 जून को आ जाएगी। जो FBR का टैक्स टारगेट है वो 15.6 ट्रिलियन खरब रुपए का है। एडिशनल जो रेवेन्यू मेजर्स हैं वो 860 अरब रुपए के हैं, तवक्का की जा रही है। टैक्स का फोकस जो है वो नए टैक्स पे लगाना है, टैक्स कंप्लाइंस को पूरा करना है, कोशिश करनी है कि टैक्स कंप्लाइंस पूरे हों। टैक्स का जो यानी आप समझिए कि बेस है वो ब्रॉडन हो, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त IMF का भी फोकस है, मौजूदा हुकूमत का भी फोकस है और आगे आने वाली हुकूमत का भी यही फोकस होना चाहिए। और इकॉनमी पे मुझे लगता है कि किसी भी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। टैक्स एक्सपेंशन पे वंस अगेन जो है IMF ने हमें बोला हुआ है, आज का नहीं है 2015 से बोला हुआ है कि रिटेल सेक्टर को फोकस करें। जो दुकानें हैं, जो स्टोर्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम देखें तो यानी उसको हमने डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाया ही नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट है और हमें पता ही नहीं है कौन सी चीज़ स्मगल होके आती है रिटेल में, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका यानी हम जो है वो टैक्स देते हैं नहीं देते। GST सब में लगा होता है लेकिन हम जो है टैक्स में पक्की रसीदें नहीं लेते, तो उस पर फोकस है। एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर थोड़ा फोकस है। सर्विस और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी उस पर IMF ने हमें बोला हुआ है तो हमें उस पर वर्किंग करनी चाहिए और टैक्स नेट को ब्रॉडन करना है ताकि जो खसारा होता है वो कम हो और जो बोझ पड़ता है अवाम नास पे वो कम हो। यानी 1% इनकम टैक्स प्रपोज लगाया गया है स्मॉल रिटेलर पर और जो कि टर्नओवर होगा 200 मिलियन रुपीस का। पॉइंट ऑफ सेल्स पे काम होगा, पॉइंट ऑफ सेल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, ये IMF ने हमें काफ़ी टाइम से बोला हुआ है। IMF हमें रिफॉर्म्स पे ही बात करता है, फिस्कल डिसिप्लिन पे ही बात करता है, लोअर डेफिसिट पे ही बात करता है और ब्रॉडन टैक्स बेस पे बात करता है। हम जो है वो यानी एक ही तबके पे
मुसलसल टैक्स बढ़ाते जा रहे होते हैं, जो कि डैमेज करता है, यानी हर चीज़ को डैमेज करता है। और हम देख रहे हैं इस वजह से हमारी इकोनॉमी की साइज़ जो है वो श्रिंक हो चुकी है। सैलरीज़ और पेंशन्स पे जो है अभी तो कोई इंक्रीज़ पे यानी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इन्फ्लेशन जो तवक्का कर रही है हुकूमत वो 8 से 8.5% रहेगी। सैलरी क्लास को जो है वो पॉसिबिलिटी है कि इनकम टैक्स में रिलीफ हो। डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ जो हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी रिफॉर्म्स है, यूथ एम्प्लॉयमेंट है, एक्सपोर्ट्स है, इन पे जो है वो फोकस है। एक्सपोर्ट पे टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है यूएस को भी जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका 84% हम जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ यूरोपियन ममालिक का भी हमारा यही है कि हम जो है वो टेक्सटाइल अपैरल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो टेक्सटाइल के लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ हो सकती है, सरप्राइजिंग कोई न्यूज़ आ सकती है इस कमिंग बजट में। हमें देखना क्या है, सैलरी इंक्रीज़ देखनी है, पेंशन देखना है, टैक्स स्लैब्स देखना है, प्रॉपर्टी टैक्स देखना है। प्रॉपर्टी भी जो पुराने टैक्स हैं जो यानी नहीं लगे थे उन पे भी लगना शुरू हो जाएंगे। और प्रॉपर्टी जो है वो ग्रे एरिया है। आईएमएफ ने भी हमें कहा है कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रहा है, तो उसको आपको वॉच करना है। पीएसडीपी फंड्स को देखना है, क्योंकि पीएसडीपी फंड्स की अगर खबरें अच्छी होंगी, ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही होंगी, तो सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर चल सकता है। तो पीएसडीपी फंड जो है वो सीमेंट और स्टील सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा है। डिफेंस बजट देखना है, डिफेंस बजट हमारी प्रायोरिटी है। जो भी हालिया हमने कशीदगी देखी है ईरान और यूएस की, और इससे पहले पिछले साल इंडिया पाकिस्तान की हमने कशीदगी देखी है, तो डिफेंस बजट जो है वो प्रायोरिटी है। चैलेंज क्या है? मेन चैलेंज है कि टैक्स रिकॉर्ड को जो है उसको टारगेट करना है, ग्रोथ को टारगेट करना है और बर्डन कम करना है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स पे बर्डन कम करना है। आईएमएफ भी इन चीज़ों को समझता है और हमारी हुकूमत को भी जो है इस चीज़ को समझते हुए इन रिफॉर्म्स पे काम करना है, जो आईएमएफ ने हमें बताया। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तवक्का की जा रही है, ये क्या चेंजेस हो सकती हैं बजट में, जो सेक्टर्स देख रहे हैं तो पॉसिबल चेंज है। न्यू ऑटो पॉलिसी आ सकती है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम थोड़ी बहुत एक मूवमेंट देख सकते हैं बजट के बाद। आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिल रहा है, तो आईटी सेक्टर जो है उसको हम कोशिश कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसमें क्या ना हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। डेयरी सेक्टर, इसमें अगर आप देखें तो फ्राइसलैंड कैंपीना हो गया हमारे पास लिस्टेड, फौजी फूड्स हो गया, तो पैकेज जो मिल्क है उसमें जीएसटी रिलीफ हो सकता है और ये गवर्नमेंट को बताया गया है। तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जीएसटी का जो नंबर है उसमें हम थोड़ी बहुत रिलीफ देखें, तो डेयरी सेक्टर चल सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर वन सेकेंड कोई मेजर इंसेंटिव तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन चूंकि हम एक्सपोर्ट ही मेजॉरिटी टेक्सटाइल अपैरल्स करते हैं, टेक्सटाइल के ही प्रोडक्ट करते हैं, तो इसमें कुछ एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आ सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट टारगेट कर रहा है हायर लेवी कलेक्शन, और रिफाइनरी पर अगर हम देखें तो मेजर टैक्स कंसेक्शन हो सकता है। यूरोप 5 के तर्ज के पेट्रोल मुकामी सतह पे बनाना है। हम जो हैं इस वक्त हाइड्रोस्किमिंग रिफाइनरी जो है हमारे पास है, हमें जो है वो डीप कन्वर्जन पर जाना है, और डीप कन्वर्जन पर चंद जो रिफाइनरीज़ हैं वो जाने के लिए पुरज़म है, तैयार हैं, उनके पास जो मशीनरी है वो भी आ चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत कंसेशन मिलेगा टैक्स में, तो वो जो है इनके लिए बेनिफिट होगा। पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल ने जो गवर्नमेंट को ये रेकमेंड किया है कि आप जो है एलिमिनेट करें सुपर टैक्स को, ताकि एक बिज़नेस की फ़िज़ा बहाल हो। तो उस पर देखना है कि गवर्नमेंट किस तरह से करती है, या सुपर टैक्स को बरकरार रखती है या टाइमली फेज़ आउट करती है, क्योंकि इनिशियली जब सुपर टैक्स लगा था तो यही बताया गया था कि इसको टाइमली फेज़ आउट किया जाएगा। तो देखना है, तो इसमें भी कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आ सकता है। बिज़नेस कम्युनिटी ने यानी कॉर्पोरेट टैक्स का जो बर्डन है, सुपर टैक्स है, डिविडेंड पे टैक्स है, विथ होल्डिंग टैक्स है, लीवीज़ है, इस पे रिलीफ का बोला हुआ है। अब देखना है इसमें से भी कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आ सकता है। एक्सपोर्ट और लार्ज कॉर्पोरेशन है वो भी टैक्स में रिलीफ देख रहे हैं, ताकि वो जो मुकामी सतह पे अगर हम देखें रीजन में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पैदा कर सकें और इन्वेस्टमेंट को फ़रोग दे सकें। तो देखना है गवर्नमेंट कितना इस पर वर्किंग करती है, और आईएमएफ ने भी इसमें किसी किस्म की रोक नहीं लगाई है। बजट के दिन हमें जो है क्या चीज़ें देखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है। सुपर टैक्स देखना है, सुपर टैक्स में अगर चेंज आता है, इनकम टैक्स पे चेंज आता है, रिलीफ मिलता है टेक्सटाइल इंडिविजुअल को, तो ये बजट आप समझिए कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और हमें ये चीज़ों को देख के ही मार्केट में तेज़ी मंदी करनी है। एक्सपोर्ट सेक्टर में वंस अगेन टेक्सटाइल सेक्टर क्या रिलीफ मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकते हैं, ये हमें देखना है। रिटेल है, एग्रीकल्चर टैक्सेशन है, उसमें क्या मेजर्स लिए गए हैं हमें वो देखना है।
चेंजेस टू एडवांस एंड विद होल्डिंग टैक्स, इसमें अगर कोई चेंजेस होती है, थोड़ी नरमी आती है या कोई ऐसी चीज़ होती है कि बेनिफिट पे हो, तो वो हमें देखना है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि सीमेंट और स्टील सेक्टर के लिए पीएसडीपी डेवलपमेंट बजट देखना है कि वो कितना यानी मुकर्रर किया है गवर्नमेंट ने। नाज़रीन, सर्डे का डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग है 3.89 की है। इसका पी रेशो 17.53 का है। बुक वैल्यू इसकी 59.86 की है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 65.05 की है। डेट टू इक्विटी रेशो 45.25 का है। इसका जो RSI चल रहा है वो 53.07 का है। मंथली सपोर्ट 71.77 का है। मंथली पिवट 98.34 का है। तो ये भी अपने मंथली पिवट से नीचे चल रहा है और 1-1.5 हफ्ते में ये भी एक अग्रेसिव मूव दिखा सकता है। पॉसिबिलिटी बन सकती है 98 तक जाने की। मंथली रेजिस्टेंस जो है वो 124.91 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ बदले का डेटा शेयर कर दूं तो 5 जून तक का जो बदला है वो 67.37 अरब रुपए का है, जो कि वीक ऑन वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो 13.62 अरब रुपए डाउन है, जो कि हमने देखा था कि रोल ओवर की वजह से बदला बढ़ गया था, 80.99 अरब रुपए का हो गया था। और हमने देखा भी कि पास्ट वीक में करेक्शन भी हमने देखी और सेलिंग भी हमने विटनेस की। आप लोग के साथ पास्ट का भी डेटा शेयर किया है और ये कंसिस्टेंट डेटा है। जहाँ कोई नया डेटा बनेगा तो वो भी मैं आप लोग के साथ इसमें ऐड कर दूंगा। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का डेटा शेयर कर दूं। WTI क्रूड ऑयल इस वक्त $90.54 पर बैरल चल रहा है। ब्रेनेट 93.09 डॉलर पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर $102 पर टन चल रहा है। गोल्ड $4331 पर आउंस चल रहा है। रबर 230.40 पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस $122.40 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ IBL हेल्थ केयर का डेटा शेयर कर दूं। IBL हेल्थ केयर व्हाट्सअप चैनल पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये अग्रेसिव हो चुका है। टेक्निकल पे काफ़ी ज़्यादा इसमें अकोमोलेशन हो चुकी है, माल जमा हो चुका है। अब जो है ये अग्रेसिव मूव दिखा सकता है। तो इसके आधा तो शुमार इस मुताबिक हैं। इसकी जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग है ₹1.70 की है। इसकी जो पी रेशियो है 22.56 का है। बुक वैल्यू इसकी 25.28 की है। तवक्का जो है वो 27.55 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 74.38 का है। इसका मंथली RSI 53.17 का है। मंथली जो पिवट बन रहा है वो 37.17 का है। मंथली पिवट जो बन रहा है 59.26 का है। तो ये भी अपने पिवट तक जाने की सलाहियत रखता है वक्ती तौर पे। मंथली रेजिस्टेंस जो है वो 81.34 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ फ्यूचर का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ा जो फ्यूचर में सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है वो TRG जून में है। फ्री फ्लोट का 13.15%। पेस दूसरे नंबर पर है। फ्री फ्लोट का 11.21%। तीसरे नंबर पर वेव्स है। चौथे नंबर पर TPL RF1 है। पाँचवें नंबर पर ठट्टा सीमेंट है। छठे नंबर पर PIA है। सातवें नंबर पर आगा स्टील है। आठवें नंबर पर सिनर्जी है। नौवें नंबर पर SSGC है। 10वें नंबर पर TPLP है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो ब्लैंक सेल है उसका डेटा शेयर कर दूं तो PIA सर फहरिस्त है। फ्री फ्लोट का 2.28% है ब्लैंक सेल। दूसरे नंबर पर GHNI है। तीसरे नंबर पर DCL है। चौथे नंबर पर PTC है। पाँचवें नंबर पर TRG है। छठे नंबर पर ठट्टा सीमेंट है। सातवें नंबर पर प्रेमा है। आठवें नंबर पर NRL है। नौवें नंबर पर ATRL है और 10वें नंबर पर SSGC है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो बदला है MFS है उसका डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ा जो बदला खरा है मैपेक फिल्म्स में है। इससे थोड़ा मोहतात रहिएगा। मैपेक फिल्म्स में यानी आप स्टक हो सकते हैं। फ्री फ्लोट का 16.53% है। फ्लाइंग दूसरे नंबर पर है। फ्री फ्लोट का 11.49%। तीसरे नंबर पर इमेज है। चौथे नंबर पर INKL है। पाँचवें नंबर पर SGPL है। छठे नंबर पर जूमा है। सातवें नंबर पर ADMM है। आठवें नंबर पर ESBL है। नौवें नंबर पर OBOY है और 10वें नंबर पर नेटसोल है। नाज़रीन, ये था अब तक का डेटा। उम्मीद है आप इस डेटा से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। वंस अगेन मार्केट जो लेवल्स दिखा रही है हमें, जो स्क्रिप्ट से रिलेटेड खबरें आ रही हैं, इंश्योरेंस कंपनी बैंक पे बैठा हुआ है, तो ये सारी जो चीज़ें हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक अच्छी रैली मुतवक्के है। तवक्का कर सकते हैं कि बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो कोशिश करें आइटम वाइज काम करें और आइटम वाइज ही काम होगा। मार्केट को समझें। मार्केट में जो सट्टे वाला स्टॉक है, जो वन मैन शो है, कोशिश करें उससे गुरेज करें। अच्छे फंडामेंटल साउंड स्टॉक लें। वो स्टॉक लें जो बड़े फंड्स ले रहे होते हैं, बड़े बैंक्स ले रहे होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बाइंग कर रहा होता है, तो उन पे अपनी पोजीशन बनाएंगे, उनमें ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको रिटर्न बनना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, अब तक लेता ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।